हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इंसेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं इंसेक्ट ऑफ ज्वार एंड मेज, यानी ज्वार और मक्के के कीट की, कि ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं, कौन कौन से कीट होते हैं जो ज्वार और मक्के की फसल को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसी सीरीज़ में हम बात करते हैं ज्वार एंड मेज स्टेम बोरर की, ज्वार और मक्के के तना बेधक कीट की। इस कीट को हम मकोड़ा, मकाया, ओबरा, रतबा आदि अन्य नामों से भी जानते हैं। इस कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वह जोनेलस स्वीनहो, और भी इसकी कई अन्य प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस कीट का जो ऑर्डर है वह लेपिडोप्टेरा से संबंधित है और इसकी जो फैमिली है वह पायरेलिडी है। बात करते हैं इसके पोषक पौधे की, तो ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ना आदि फसलों पर ये अपना पोषक स्थापित करता है। बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। यह कीट भारतवर्ष के अतिरिक्त पाकिस्तान, वर्मा, जापान, चीन और कोरिया आदि देशों में मिलता है। भारत में जहाँ जहाँ ज्वार और मक्के की खेती होती है वहाँ यह कीट पाया जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसकी क्षति और महत्व की। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह ज्वार और बाजरा तथा मक्के के तनों को ग्रसित करता है। इस कीट की केवल सूड़ी ही हानिकारक होती है, जिसमें काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। इसके प्रोण प्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सूड़ी मक्का की छोटी अवस्था में, लेकिन ज्वार के सभी छोटे, बड़े और पुराने पौधों को क्षति करती है। अंडे से निकलने के बाद छोटी छोटी सूड़ियाँ कोमल पत्तियों को खाती हैं और मध्य कलिका की पत्तियों के बीच घुसकर उसमें होते हुए तने के अंदर पहुंच जाती हैं। इसके फलस्वरूप मध्य कलिका मुरझा जाती है और ये बाद में सूख करके नष्ट हो जाती है। सूखी हुई कलिका का आधार गहरा भूरा और काला हो जाता है। उससे बदबू भी आने लगती है और यदि पकड़कर उसको खींचा जाए तो ये आसानी से टूटकर निकल जाते हैं। डेड हर्ट इसी प्रोसेस को कहा जाता है। सूंडी पौधे की जड़ों को छोड़कर शेष सभी हिस्सों पर आक्रमण करती है। जिस समय सूंडी तने के हिस्से में पहुंच जाती है तो तने के गूदे को खाने लगती है। जड़ की तरफ बढ़ती हुई ये सुरंग बनाती है। सुरंग का रंग गहरा भूरा होता है। इनमें जगह जगह पर काले धब्बे भी पाए जाते हैं। एक ही पौधे में कई प्रकार की सूंडियाँ हमें देखने को मिलती हैं। सूंडी प्रारंभिक अवस्था में ही लग गई तो कभी कभी संपूर्ण फसल ही नष्ट हो जाती है, या मध्य कलिका के नष्ट हो जाने से उससे नीचे से कई शाखाएं निकल आती हैं, जिससे पौधे की खुराक इन शाखाओं में बट जाती है। इसके फलस्वरूप पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसके अतिरिक्त शाखाओं पर या तो भुट्टे लगते ही नहीं, या लगते हैं तो उनमें ठीक तरह से दाने नहीं पड़ते, जिसकी वजह से उपज में भारी कमी आ जाती है। इसके द्वारा होने वाली क्षति का जो प्रतिशत है वह लगभग 20 से 30% आंका जा चुका है, लेकिन प्रकोप अधिक होने पर ये प्रतिशत 20 से 30% से बढ़कर के 85% तक हो जाता है। मक्के की फसल को सबसे अधिक क्षति अगस्त के महीनों में, ज्वार और सितंबर-अक्टूबर में होती है। वैसे इस कीट का आक्रमण गर्मी के शुरू होते ही मार्च-अप्रैल से बोई जाने वाली ज्वार से प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से इनका प्रकोप मार्च-अप्रैल से लेकर के नवंबर तक रहता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री, यानी इसके जीवन इतिहास की। इस कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट हमें देखने को मिलती हैं। बात करते हैं एग स्टेज की। अंडे प्रायः शाम के समय पत्तियों की निचली सतह पर मध्य शिरा के पास समूह में दिए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 4 से 20 तक हो जाती है।
अंडे एक दूसरे से ऊपर चढ़कर ही दिए जाते हैं, जिनसे एक धब्बा सा दिखाई देता है। प्रत्येक अंडा हल्के पीले रंग का, चपटा, लगभग 1 मिलीमीटर लंबा होता है तथा पकने के समय इनका रंग भूरा काला हो जाता है। अंडे पककर 2 से 5 दिन में फूट जाते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 200 से 300 अंडे तक दे सकती है। अंडे अप्रैल से सितंबर तक दिए जाते हैं। इसके बाद ये लार्वा स्टेज यानी सूंडी में परिवर्तित हो जाते हैं। अंडे से निकलने के बाद सूंडी छोटी, लगभग 2 मिलीमीटर लंबी, गंदे सफ़ेद रंग की होती है। इनके बदन पर रेशे और सिर काला होता है। यह पत्तियों को ही खाती हैं। इसके पश्चात तने में छेद करके अंदर घुस जाती हैं तथा शेष जीवन इसी में व्यतीत करती हैं। साधारण दशाओं में सूंडी का जो जीवन काल होता है वो 21 से 28 दिनों का होता है, परंतु जाड़ों के समय यह लगभग 193 दिन का हो जाता है, क्योंकि इस समय सूंडी शीत निष्क्रियता में रहती है। पूर्ण विकसित सूंडी का रंग मटमैला होता है, जिससे जगह जगह पर काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसकी लंबाई लगभग 27 मिलीमीटर तक हो जाती है। जिस समय सूंडी पूर्ण विकसित हो जाती है तो ये सुरंग से तने में बाहर की ओर एक छिद्र बनाती है। इस छिद्र से प्यूपा के बाद प्रोण बाहर निकलता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके कृमिकोश यानी इसके प्यूपा स्टेज की। पूर्ण विकसित सूंडी छिद्र के पास एक पतला सा स्तर बुनकर उसमें छेद की ओर मुंह करके निष्क्रिय अवस्था में होकर के कृमिकोश में बदल जाती है। कोशावस्था सदैव तने के अंदर ही होती है। कृमिकोश का प्रारंभ में रंग हल्का बादामी होता है, जो बाद में गहरा भूरा हो जाता है। साधारणतः कृमिकोश की लंबाई अगर देखी जाए तो 10 से 13 मिलीमीटर तक की ही होती है। नर कृमिकोश मादा की अपेक्षा छोटा और पतला होता है। इसकी ये कोशावस्था लगभग 4 से 7 दिन की होती है। इसके बाद ये एडल्ट यानी प्रौढ़ में बदल करके सूंडी द्वारा बनाए गए छेद से बाहर निकल जाता है। यदि तने का छेद पतली झिल्ली में बंद है तो इसका मतलब है कृमिकोश अंदर है, अन्यथा प्रौढ़ बाहर निकला जा चुका होगा। इससे हमें इस चीज़ का पता लग जाता है कि अगर यदि हमारी झिल्ली बंद होती है तो हम समझ जाते हैं कि प्रौढ़ अभी तक निकला नहीं है, और यदि ये झिल्ली खुली होती है तो इसका मतलब ये है कि प्रौढ़ हमारा निकल चुका है। इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रौढ़ावस्था की। तो प्रौढ़ कीट रंग हल्का पीला भद्दापन लिए हुए होता है। इनका सिरा छोटा और दोनों जोड़ी पंख होते हैं, जिसमें अगले सूखी हुई पत्ती के रंग के, जिन पर भूरे रंग के काले धब्बे होते हैं, और पिछली जोड़ी पंख सफ़ेद रंग के होते हैं। पंख विस्तार नर में लगभग 25 मिलीमीटर और मादा में लगभग 28 मिलीमीटर तक का होता है। ये रात्रि में प्रकाश द्वारा आकर्षित होते हैं। नर और मादा कीट कृमिकोश से निकलने के पश्चात जो नर होता है वह मादा से संपर्क करके मर जाता है, और मादा 2 या 3 दिन के बाद अंडे दे करके मर जाती है। संपूर्ण जीवन चक्र जो इनका होता है वह 29 से 41 दिनों में पूरा हो जाता है। इस तरह से ये 1 वर्ष में लगभग 4 से 5 पीढ़ियाँ जन्म देते हैं। जाड़ों में अंडे, कृमिकोश और प्रौढ़ सभी मर जाते हैं, केवल सूंडियाँ ही जिंदा रहती हैं। इसके बाद इस तरह से अगर देखा जाए तो इन कीटों की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वह 29 से 41 दिनों की होती है, और इस तरह से ये 1 वर्ष में तकरीबन 4 से 5 जनरेशन को जन्म देते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके नियंत्रण की यानी इसके कंट्रोल की। तो फसल समाप्त हो जाने पर उसके समस्त अवशेष इकट्ठा करके जला देना चाहिए, ताकि जाड़ों में पड़ी शीत निष्क्रियता वाली सूंडी नष्ट हो जाए। खेतों के आसपास लाइट ट्रैप यानी प्रकाश प्रपंच लगाकर प्रौढ़ कीड़ों को आकर्षित करके नष्ट हम कर सकते हैं। इनकी संतति को कम भी ऐसे किया जा सकता है। ज्वार और बाजरा की मिश्रित खेती करने से इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। खड़ी फसल में कुछ दवाएं हैं, इनका हम 2 से 5 और सप्ताह बाद पानी की उचित मात्रा में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि डाइमेक्रोन, थायोडोन, कार्बारिल डस्ट। इनको हम मिश्रण में मिला करके उचित मात्रा में घोल बना करके अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए हम इनके जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं, नेचुरल एनेमीज होते हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अंडों पर जो परजीवी लगे होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं।
सूंडी के जो परजीवी होते हैं हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी है, उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के टाइप कर सकते हैं।